बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आपको पढ़ा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ, किस प्रकार नेपोलियन की हार हुई और किस प्रकार वियना की संधि हुई और किस प्रकार राष्ट्रवाद का उदय हुआ जो एक क्रांति के रूप में उभरा और 1848 में संविधान की मांग को राष्ट्र राज्य निर्माण के साथ जोड़ा गया। आज हम पढ़ेंगे कि संविधान की मांग के साथ जब राष्ट्र राज्य के निर्माण को जोड़ा गया तो उसमें अन्य देशों पर क्या परिवर्तन हुआ और हम ये भी जानेंगे कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ और इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ। तो चलते हैं। 1848 में संविधान की मांग को राष्ट्र राज्य निर्माण के साथ जोड़ा गया। मतलब कि संविधान की मांग को राष्ट्र राज्य निर्माण के साथ जोड़ने का मतलब है कि किस प्रकार रूढ़िवाद ने उदारवाद को स्वीकार किया। मतलब जो पुरानी तंत्रीय राजतंत्र की व्यवस्था थी किस प्रकार उन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त किया और राष्ट्रवाद को स्वीकार किया। और रूस में क्या हुआ कि गुलामी जो प्रथा थी, दास प्रथा थी, जिसको हम कहते हैं दास प्रथा, वो समाप्त हुआ और बंधुआ श्रम को समाप्त किया गया। और प्रशा राज्य में क्या हुआ, प्रशा राज्य में विधानसभा को स्थापित किया गया। अब चलते हैं जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ। तो प्रशा ने जो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, किसने नेतृत्व किया था राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व? प्रशा ने किया। एक साइड प्रशा था और दूसरी साइड ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इन दोनों के बीच में कम से कम 7 वर्षों का युद्ध लड़ा गया। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंत में किसकी जीत होती है? प्रशा की जीत होती है, प्रशा राज्य की। और दोनों की एक बैठक होती है, प्रशा की और जर्मन की। तो दोनों की बैठक होने के बाद अंत में यह निर्णय लिया गया कि जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई और जर्मन राज्य का एकीकरण किया गया। जब एकीकरण हुआ तो जर्मनी में क्या मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्याय प्रणाली में कुछ परिवर्तन किए गए और सुधार किया गया। मतलब जो आधुनिकीकरण यानी नई तकनीकों को, नई व्यवस्थाओं को लागू किया गया है, जिसे हम कहते हैं आधुनिकीकरण पर नए राज्य ने बल दिया। अब चलते हैं इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। मतलब कि जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन थी। मतलब इटली भी कई राज्यों में विखंडित थी, उनमें एकता नहीं थी, वो अलग अलग दिशाओं में फैली हुई थी। लेकिन 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा था और इसको एकीकरण करने में या इसको इकट्ठा करने में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। आइए हम लोग जानते हैं कि वो प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे। जिउसेppe मैज़िनी, जिन्होंने भूमिगत समाजों को 2 भागों में विभाजित किया था, एक युवा इटली और दूसरा युवा यूरोप, जिसे हम यंग इटली भी कहते हैं या यंग यूरोप भी कहा जाता है। तो इसको इकट्ठा करने में, इस समाज को विभाजित करने में इनका मुख्य योगदान इसलिए था और इन्होंने इसको मतलब विभाजित इसलिए किया था कि इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज यानी जो विदेशी हैं उन्हें खदेड़ना था, मतलब उन्हें अपने देश से बाहर निकालना था। युवा इटली का यही महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अब चलते हैं काउंटी, दूसरा नंबर है काउंटी कैबिल्लो डी काबूर। ये एक बहुत ही चतुर कूटनीतिक मंत्री थे। कौन थे? चतुर कूटनीतिक मंत्री थे। इनने अपने कूटनीतिक विचार के माध्यम से ऑस्ट्रिया सेना को पराजित किया था। अब तीसरा आता है जिउसेppe गैरिबाल्डी। सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का है तो वो है जिउसेppe गैरिबाल्डी, जिन्होंने इटली का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। इन्होंने अपनी विचारधारा की वजह से ही अपने मतलब हर राज्यों को, मतलब जो राज्यों थे ना, उन राज्यों के एकजुट करने में सबसे प्रमुख योगदान इन्हीं जिउसेppe गैरिबाल्डी का ही था। इन्हीं की वजह से ही पेपल राज्य इटली में शामिल हुआ। इन्होंने अलग अलग जगह से, हर राज्य से, हर जगह से व्यक्तियों को इकट्ठा किया, एक जनसमूह बनाया, एक संगठन बनाया, जिसे
स्वयंसेवक संगठन बनाया जिसे रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। और इनका नेतृत्व किन्होंने किया था? गेरिबाल्डी ने ही किया था। इनकी नीति की वजह से ही लोगों में प्रेम और एकता की भावना का संचार हुआ और लोगों में विदेशी भावनाओं के प्रति जो राजतंत्रीय शासन था उसके प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इटली का एकीकरण करने में ज्यूसेप्पे गेरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब कि इन्हीं सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब आता है ग्रेट ब्रिटेन का विकास। अंग्रेज राष्ट्र के धन, महत्व, शक्ति में वृद्धि हुई। अंग्रेजों के पास धन भी बहुत अधिक था और वो सेना में भी, उनके पास सेना भी बहुत अधिक थी, जिससे अन्य राष्ट्रों पर अपना विस्तार करने में सक्षम था। वह अन्य राष्ट्रों पर यानी धन के बलबूते और सेना के माध्यम से वह अन्य राष्ट्रों पर अपना कब्जा आसानी से कर लेता था, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र पर वह अपना विस्तार करने में सक्षम होता गया। 1866 में राजतंत्र से सत्ता छीन ली गई और संसद के द्वारा राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। 1866 में राजतंत्र से अंग्रेजों ने सत्ता छीन ली और संसद के द्वारा उन्होंने राष्ट्र राज्य का निर्माण किया, जिसके केंद्र में क्या आया? जिसके केंद्र में था इंग्लैंड था। 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। 1801 में अंग्रेजों ने आयरलैंड को जबरदस्ती अपने यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए ब्रिटिश राज्य का निर्माण हुआ। अब आता है राष्ट्र की दृश्य परिकल्पना, यानी राष्ट्र की किस प्रकार कल्पना की गई है। तो कुछ कलाकारों ने राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र की जो है कल्पना वो किसके माध्यम से? एक नारी के रूप में की है, एक महिला की छवि के रूप में उसे चित्रित किया गया है, जिसका प्रसिद्ध नाम क्या था? मारी आन था। इस महिला का चित्र डाक टिकट और सिक्कों पर भी अंकित किया गया। इस प्रकार राष्ट्र की कल्पना एक नारी के रूप में चित्रित हुई है। उदारवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रवाद अपने आदर्शवाद, उदारवादी स्वभाव को बनाए रखने में असफल रहा। 19वीं शताब्दी के अंत तक जिन लोगों ने राष्ट्रवादी विचारधारा को अपनाया था, या जिन लोगों ने आदर्शवादी विचारधारा या उदारवादी विचारधारा को अपनाया था, वो सभी अपने विचारधारा को बनाए रखने में असफल रहे। और वो सभी जिन देशों ने अपनाया था उदारवादी विचारधारा को, वो सभी आपस में लड़ने लगे थे। राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के साथ तेजी से विरोधी होते गए। वही सभी राष्ट्रवादी समूह जो देश थे जिन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा को अपनाया था, वो सभी एक दूसरे के बहुत तेजी से विरोधी हो गए। और यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का प्रमुख कारण क्या था? यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का प्रमुख कारण बाल्कन क्षेत्र था। बाल्कन क्षेत्र जो था वह, उस पर सभी लोग, मतलब कि जो रूस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, देश है, मतलब ये सभी देश अपना नियंत्रण बनाने पर इच्छुक थे। किस पर? बाल्कन क्षेत्र पर। सभी लोग बाल्कन क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे। इससे एक दूसरे क्षेत्र में कई युद्ध हुए जो एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते गए। इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए वे एक दूसरे के विरोधी हो गए। जो अपने थे वो भी एक दूसरे के विरोधी हो गए। अंत में क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसका प्रमुख कारण उभर कर आया कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ जो 4 वर्षों तक चला। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। बच्चों, अंत में यही कहना चाहूँगी कि नहीं यार, करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, भारत में राष्ट्रवाद। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय।